हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। 20 जुलाई की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? ए 83, बी 126, सी 63 या डी 67? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है सी 63, 63। ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें कुल 120 देश शामिल हैं और नंबर 1 रैंक जो है ना, फर्स्ट, वो स्वीडन की रही है। आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सूचकांक आए हैं 2024 के, जो भी इंडेक्स पब्लिश हुए उसमें इंडिया की रैंक और वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक किसकी, वो देख लेते हैं फटाफट। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र सूचांक जो कि इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करती है, तो इंडिया की रैंक 104, नॉर्वे नंबर 1 पे है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया की रैंक 42 है, यूएस से रैंक 1 पे है। जेंडर इक्वेलिटी इंडेक्स, अच्छा जेंडर इनइक्वेलिटी क्या होती है? जैसे मैन और फीमेल है ना, मैन, मेल और फीमेल, इनमें क्या है कि आप देखें कि बहुत ही असमानताएं हैं। औरतों को कई जगह आप देखो कि रात में काम नहीं कर पाती क्योंकि वहां पे सुरक्षा को लेकर बहुत सारी टेंशन होती है ना। लेकिन आदमियों के लिए ऐसी सारी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि आदमी ही मुख्य कारण है औरतों की परेशानियों का। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। 2023-24 में इंडिया की रैंक है 108, डेनमार्क की नंबर 1 रैंक। मानव विकास सूचकांक, ये भी यूएनडीपी करता है। 2023-24 में इंडिया की रैंक है 134 और स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 159, रैंक 1 है नॉर्वे की। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे पब्लिश करता है। 2024 में इंडिया की रैंक है 39 और रैंक 1 है यूएसए की। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, तो इसमें न्यूयॉर्क नंबर 1 पे है। दिल्ली की जो रैंक है ना, सिर्फ एक ही सिटी इंक्लूड हुई है इंडिया की, दिल्ली, इसमें इसकी रैंक है 350, आपको ध्यान रखना है। वहीं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की बात करें तो इंडिया की रैंक है 176, एस्टोनिया जो कि रैंक 1 पे है, आपको ध्यान रखना है। उसी का सिप्री आर्म्स जो टॉप इंपोर्टर है ना इंडिया का, तो इसमें कौन है? टॉप एक्सपोर्टर है यूएसए, और इंडिया आर्म्स सबसे ज्यादा मंगाती है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिया का सबसे टॉप इंपोर्टर एक्सपोर्टर कौन है? तो जाएंगे रशिया से, हम सबसे ज्यादा लेते हैं, ठीक है, रशिया। वही ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स धुरुन पब्लिश करता है। 2024 में इंडिया की रैंक है 3rd। अच्छा, यूनिकॉर्न क्या होती है? यूनिकॉर्न वो कंपनियां होती हैं जो 8,000 करोड़ रुपए को पार कर जाती हैं, उनकी टोटल वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूएस की रैंक 1 है, चाइना की रैंक 2 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करती है। 2023-24 में इंडिया की रैंक है 93 और डेनमार्क रैंक नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट किसने लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं सारे भी जो भी हाइड्रोजन पे पूछे गए हैं प्रश्न उन सबको रिवाइज करा दूंगा। ए फिनलैंड, बी यूएसए, सी इंडिया या डी यूके? इसका सही उत्तर है ए। अभी हाल ही में फिनलैंड ने इसको लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है। तो फिनलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है वर्थिला कॉर्पोरेशन। ठीक, आइए सारे प्रश्न देख लेते हैं एक बारी हाइड्रोजन पे जो है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार क्या नाम है? मिराई, जिसको टोयोटा ने लॉन्च की है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये टोयोटा कहाँ की कंपनी है? आप कितनी सारी टोयोटा की गाड़ियां देखते हैं, बताइए कहाँ की कंपनी है? देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित कहाँ होगा? झारखंड के जमशेदपुर। जमशेदपुर वही जगह है जहां जमशेदपुर टाटा के नाम से है ना, टाटा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था? तो 4 जनवरी 2022 में शुरू हुआ था। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जिंदल स्टेनलेस हिसार, जो कि हरियाणा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देश का पहला बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां से शुरू होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो वंदे मेट्रो, इसका नाम है, हरियाणा से शुरू होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन के खोजकर्ता का नाम था हेनरी कैवेंडिश, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला देखें तो विश्व का पहला टिलिक्स हाइड्रोजन फेरी कहां किसने लॉन्च किया था? तो नॉर्वे में शुरू हुआ था ये। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2 आइस नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, एक ट्रक बनाया गया है जो कि रिलायंस द्वारा बनाया गया है। रिलायंस इसकी कंपनी आपको पता ही है ना, मुकेश अंबानी की, जिन्होंने अभी पूरे विश्व की सबसे सस्ती शादी करी है, क्योंकि उन्होंने अपने
जो कमाए हैं ना सिर्फ 0.5% लगाया है बस, और आम जनता 20 से 30% लगाती है। अगला है हमारा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू कहां पे? असम में रिलायंस ने किया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित करेगी? पुणे में। साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्यूल सेल का पहला पावर प्लांट किसने स्टार्ट किया है? साउथ कोरिया। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? ये प्रश्न आएगा, आप लिख के लीजिए कहीं ना कहीं। तो देखिए लिखा होगा कि इसमें से आप छाटिए कौन सा आइसोटॉप हाइड्रोजन का है। तो ध्यान रखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? ए वियतनाम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मॉरिशस, डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है सी, मॉरिशस में हाल ही में इसका और उद्घाटन हुआ है। अच्छा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? प्रविंद जगन्नाथ। राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। राजधानी क्या है इसकी? पोर्ट लुई। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका एक बारी मैप देख लीजिए, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं मॉरिशस है कहाँ। तो जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आप देखेंगे ना, तो ये मेडागास्कर आइलैंड है, इसे बोलते हैं मेडागास्कर आइलैंड। ठीक है, इसी के पास आप देखेंगे तो ये छोटा सा ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये रहा, ये आपका मॉरिशियस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है? ये अभी हाल ही में, ध्यान रखिएगा, 17 तारीख को हुआ था। तो इसमें बताइए किसने जीता है? शौर्य बाबा, मोहम्मद जकीरा, कुश कुमार या डी अनाहत सिंह। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, शौर्य बाबा ने ये पदक अपने नाम किया है। इससे पहले कुश कुमार ने 2014 में इसको पदक को अपने नाम किया था। तो कहाँ आयोजित हुआ था? अमेरिका में आयोजित हुआ था, ह्यूस्टन में। यह टूर्नामेंट के इतिहास में कुश कुमार के 2024 के कांस्य के बाद एक भारतीय पुरुष खिलाड़ी के लिए दूसरा पदक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सालों बाद इतिहास में ना दूसरा पदक इसमें क्वेश्चन में इंडिया ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किस संगठन से है? ए डीआरडीओ, बी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सी इसरो या डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इसका सीधा सीधा ताल्लुक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से है। क्या हुआ था कि पता है, अभी हाल ही में तकरीबन 90,000 के आसपास ना, 90,000 के आसपास बच्चे जो है ना बचाए गए हैं। कहीं उनको देखो ट्रैफिकिंग में डाल दिया जाता है, जबरदस्ती उनसे भीख मंगवाया जाता है। तो इन सब से ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया गया था 2000, आप देख ही रहे हैं ना, 18 में। ठीक है, 2018 में लॉन्च किया गया था। तो वहीं इसका लक्ष्य यही था कि कैसे बच्चों को बचाया जा सके। तो देखिए 84,119 बच्चों को बचाया गया था। ऑपरेशन इसमें भगोड़े बच्चे, परित्यक्त, गरीब, विकलांग, अपहरण किए गए बच्चों पर केंद्रित था ये पूरा जो ऑपरेशन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भद्रा टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए, कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट देखें तो यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में बीच में स्थित है। जैसे ये आप देखेंगे ना, जब ये आपका कर्नाटक है ना, तो इस पार्ट में स्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत के 16 जंगलों का नाम तमिल शब्द सोलई से लिया गया है, जिसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व 138 वर्ग किलोमीटर के आकार के साथ भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है, यह आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन सागर सी सैलन टाइगर रिजर्व 3,728 किलोमीटर 2 के आकार के साथ आंध्र प्रदेश राज्य में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगर प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा दोनों को। वही भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कर्नाटक राज्य के सीएम कौन है? सीएम कौन है कर्नाटक के? सिद्धरमैया है या पिनराई विजयन? इन दोनों में से आपको मैं ऑप्शन देता हूं, आप कमेंट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ईवी रामाकृष्णन, बी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी, या सी रस्किन बॉन्ड, या डी आलोक शुक्ला। तो ध्यान रखिए, ए बी रामाकृष्णन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी 2024 में अवार्ड दिए गए हैं उनको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है, ऑप्शन में थे ना रस्किन बॉन्ड, ठीक है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है, आलोक शुक्ला को दिया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस राज्य से आते हैं, ठीक है। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023, जिसे कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एबी विंडरसन को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पनबेक को दिया गया था, उनकी बुक कैरोस के लिए। इसके ट्रांसलेटर थे माइकल हाफमैन। अभी यूके पीसीएस में ये प्रश्न आया था, उत्तराखंड का जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था ना 2024 वाला, उसमें ये प्रश्न आया था। विटली गोल्ड अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया था, जो कि असम की हैं। अगला प्रश्न है 2024 का लक्षु महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगनाई को दिया गया था। विश्व प्रेस फोटो मोहम्मद सालिम को दिया गया था 2024 का। आर्यभट्ट पुरस्कार पवले रवि सुब्बा राव को दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमिताभ बच्चन को दिया गया था, पहला पुरस्कार था, ध्यान रखिएगा। टेबल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया था। एरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। 2024 का प्रिट्जगर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को दिया गया था, जापान के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रिट्जगर पुरस्कार आर्किटेक्चर की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह ध्यान रखें। सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन को दिया गया। कौन देता है ये? यूनिसेफ, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शाह पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, इसे श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया था। वह किस मानववादी पुरस्कार 2024 रतन टाटा को दिया, 2023 बिल गेट्स को दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी का उद्घाटन कहां किया गया? ए दिल्ली, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है ए दिल्ली में हाल ही में इसका अभी अनावरण हुआ है। इसका उद्देश्य है प्लास्टिक के उपकरणों के आसपास के महत्वपूर्ण मुद्दों, पर्यावरण पर इसके प्रभाव, अभिनव समाधानों को संबोधित करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक अच्छे टिकाऊ भविष्य को कहीं ना कहीं ये उजागर कर रहा है इसके माध्यम से। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को, ये आपको ध्यान रखना है। इस बारी थीम क्या थी? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में तीसरी बार पुनः प्रयोजक लॉन्च वाहन पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी गोवा। इसका सही उत्तर है ए कर्नाटक राज्य से। आपने देखा होगा, खासकर हम आंध्र प्रदेश लगा देते हैं ना, या तो उड़ीसा, अब एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर हम देखते हैं चांदीपुर, यहां से है ना, लेकिन नहीं, इसका आंसर है कर्नाटक, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी बात करें थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसरो का तीसरा और अंतिम पुनः प्रयोजक प्रशिक्षण यान संयुक्तक लैंडिंग मिशन, ठीक है, RLV लेक्स 03, इसका नाम ये बिल्कुल अपने नोटबुक में उतार लीजिए। कर्नाटक में वैमानिक परीक्षण रेंज ATR चित्रदुर्ग में आयोजित किया गया था। यह गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। कौन? हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, ठीक है, कर्नाटका राज्य। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बेंगलोर। यहाँ के सीएम कौन है आपको पता ही होगा, तो कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछा ही हुआ है, आप बताएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1959 को स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में ड्रेसेज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए शरद कमल, बी सुदप्ती हजेजा, सी श्रुति वोरा या डी अनुष अग्रवाल। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, अनुष अग्रवाल। अभी हाल ही में अनुष अग्रवाल को इसके लिए चुना गया है, ठीक है। वहीं शरद कमल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये कौन है? ये हमारे फ्लैग बीरर है, ठीक है, फ्लैग बीरर। फ्लैग बीरियर किसमें? मेल कैटेगरी। अच्छा, फीमेल कैटेगरी की फ्लैग बीरियर कौन है? तो कौन है? पीबी संधू, ये आपको ध्यान रखना, पीबी सिंधु, जिस भी आप लिखते हो सिंधु संधु, पीबी सिंधु है वैसे। आइए ओलंपिक से जुड़े सारे प्रश्नों को एक बार ही देख लेते हैं। तो इस बार ना जो ओलंपिक्स हो रहा है पेरिस फ्रांस में, उसके लिए इंडिया की तरफ से ना पहली बार कोई सदस्य नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है बिल्किश मीर। तो 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा है ना, उसके ज्यूरी सदस्य बने हैं। वहीं अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बियरर के रूप में बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन है? पीबी सिंधु, अभी मैंने बताया आपको।
पेरिस ओलंपिक्स में पुरुष ध्वजवाहक कौन है? शरद कमल। थॉमस बाक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। पेरिस ओलंपिक्स का मस्कट क्या है इस बार? ओलंपिक ब्रिज। ये देखिए ऐसा दिखता है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे। कल हमारी क्या है? रिवीजन क्लास, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओ, मैं सच बता रहा हूँ। इट्स बेटर टू रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है, तो एग्जाम को निकालने के लिए। चलिए कल के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।